हेलो। जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आपका 7 फरवरी को एग्ज़ाम डेट है और ये काफ़ी नज़दीक है। कल ही यानी परसों आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज करने वाले हैं जैक के PYQ क्वेश्चन आंसर 2023 से लेकर 25 तक और ऑल MCQ जितने भी टोटल 100 MCQ होंगे, क्योंकि 2023 और 2022 में 40-40 MCQ आता था। तो 2023 के जो क्वेश्चन है वो 40 हैं और 2024 के हैं वो 30 हैं और 2025 के भी 30 हैं। तो तीनों को ऐड करेंगे तो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। 100 क्वेश्चन आज करेंगे और लगभग आप लोगों को एग्ज़ाम में 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों को इसी से रिपीट होंगे। आप लोग देखिएगा कितना क्वेश्चन रिपीट होता था प्रत्येक वर्ष। चलिए शुरू करते हैं। पहला 2023 से लिए हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा। तो 19वीं सदी के दौरान, यह 2023 का क्वेश्चन है, 19वीं सदी के दौरान कौन सी ताकत बनकर उभरा जिसे यूरोपीय के राजनीतिक और मानसिक जगत से में भारी परिवर्तन ला दिया? कौन सा राजनीतिक ताकत उभरा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, साम्यवाद। साम्यवाद मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं? साम्यवाद होता है यानी जो लोगों के बीच आर्थिक डिफरेंस होता है, यानी वित्तीय अंतर। जैसे कि किसी के पास बहुत पैसा होता है, किसी के पास बहुत पैसा होता है और किसी के पास बहुत कम पैसा है, तो उसी को कहते हैं साम्यवाद में सभी लोगों के पास इक्वल पैसा है। वैसी आर्थिक डिफरेंस अधिक नहीं होता है, आर्थिक अंतर, किसी के पास अधिक पैसा किसी के पास कम पैसा। दूसरा क्वेश्चन है फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह यह 3 बार आ चुका है एग्ज़ाम में। जब आपने प्रीवियस ईयर का आंसर देखिएगा तो ये कब हुआ था? जुलाई 1830। ये 2-3 बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये VBI क्वेश्चन है 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है 1804 में नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस के में सुधार के लिए क्या कदम उठाए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें सभी। ये सारे कदम उठाए गए थे। जन्म पर आधारित विशेषकार समाप्त करना, विशेष कर होगा, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया और प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। क्वेश्चन नंबर 4 है 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में है? तो खेड़ा भारत के किस राज्य में है? गुजरात में। तो आप लोगों को ये गांधी जी का दूसरा आंदोलन था, व्यापक आंदोलन था, जिसमें लोगों ने अधिक मात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और तीसरा क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? 3 नंबर आंसर हो जाएगा संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैलियों का अध्ययन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 1840 के दशक में मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिसे लाखों भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? तो कौन सा फसल खराब हुआ था? ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। बी नंबर होगा आलू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें एक गुट धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान, इटली और दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, उसमें कौन कौन से देश थे? तो उसमें आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 3 नंबर, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका, ये सब शामिल थे मित्र राष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 8 है 1929 में आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज आई गई थी? तो इन सब की भयानक उत्पादन में गिरावट आ गई थी, रोजगार में भी गिरावट आ गई थी, और आय और व्यापार, यानी जो लोग पैसा कमाते हैं और व्यापार में, इन सभी में गिरावट आई थी। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी 4 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? तो क्यों करना पड़ा? कच्चे कपास की निर्यात में वृद्धि हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो कलर चेंज करते हैं।
19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? तो सर्वाधिक गतिशील उद्योग कपास और चीनी थे, क्योंकि भारत से एक्सपोर्ट होता था, यहाँ से निर्यात किया जाता था कपास, तो वहाँ अधिक मात्रा में कपास और चीनी का उत्पादन हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो मुद्रण तकनीकी सबसे पहले चीन में विकसित हुई। मुद्रण तकनीकी मतलब सबसे पहले मुद्रा कहाँ चलाई गई? तो चीन में चलाई गई थी, उसके बाद यूरोप गया। सबसे पहले चीन में मुद्रा शुरू हुआ, उसके बाद सब लोग सिक्के बनाए। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है? यानी पूछ रहा है गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। ऑप्शन नंबर एक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, समपत्ता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है, उनके नाम हैं। तो कौन से? समपत्ता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब हो गया जो चले, जो कभी खत्म नहीं होगा, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। और अनवीकरणीय क्या हो गया? कोयला, लकड़ी एटसेट्रा, ये सब जो और इसी को क्या कहा जाता है? नवीकरण को अपरंपरागत कहा जाता है। अपरंपरागत और अनवीकरणीय को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गैर परंपरागत, और इसको कहा जाता है परंपरागत। अनवीकरणीय संसाधन को परंपरागत, यानी परंपरा से चला आ रहा है। तो आप लोग लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संसाधनों की अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार की वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया है? तो किस प्रकार की स्थिति संकट पैदा हो गया है? 2 नंबर होगा ओजोन परत में क्षय। यानी देखिए, हम जैसे वृक्षों की अधिक कटाई करेंगे तो वृक्ष क्या सोख लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सोखेगा तो वो जाएगा पृथ्वी के जो क्षय हैं, ओजोन परत है उसमें क्षय हो जाता है, जो गैस होता है वायुमंडल से बाहर निकल जाता है, तो उसी कारण ओजोन परत में क्षय हो जाता है। जो ये विषैली गैसें हैं उन्हें क्षय कर देती। क्षय मतलब छिद्र। वनों और वन्य जीवों के संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि इससे पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है। पारिस्थितिक विविधता मतलब क्या होता है? वन्य जीव, जैसे कि पारिस्थितिक विविधता पहले समझते हैं। पारिस्थितिक विविधता है जैसे कि मेढक क्या खाता है? सबसे पहले कीड़े मकोड़े क्या खाते हैं? कीड़े मकोड़े मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है। तो इसी प्रकार जीवन शैली इस पर कोई, देखिए जो भी जानवर हम लोग भी निर्भर रहते हैं ना, तो इसी प्रकार निर्भरता क्या कहलाता है? पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है। और तीसरा नंबर हो जाएगा, तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा बेहतर जनन के लिए, यानी प्रोडक्शन के लिए वनस्पति और पशुओं की जीनी विविधता को संरक्षित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा रक्षित वन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, रसायनों के अधिक अनुप्रयोग से, यानी प्रयोग से, यानी हम लोग जो आज यूरोरक का प्रयोग करते हैं वही उसी के कारण। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानसून के आगमन के साथ फसलें बोई जाती है, वे किस फसल के अंतर्गत आती है? तो खरीफ फसल आती है। मानसून मतलब वर्ष जब शुरुआत होती है तो कौन सी फसलें बोई जाती है? खरीफ फसल। खरीफ फसल में जैसे हम कह सकते हैं कौन सी? पहला कह सकते हैं धान यानी पैडी, और दूसरा कह सकते हैं मक्का कह सकते हैं, फिर और केतारी जिसको गन्ना कहा जाता है, और सामान्य लैंग्वेज में हम लोग केतारी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों को बहुतायत भारत में किस राज्य में अधिक पाई जाती है? पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा सबसे अधिक कहाँ होता है?
तो होता है राजस्थान में, क्योंकि देखिए सबसे अधिक सूर्य प्रकाश, सौर ऊर्जा मतलब क्या होता है, सूर्य प्रकाश। तो सबसे अधिक गर्म कौन सा क्षेत्र है, तो सूर्य राजस्थान है। तो वहाँ सबसे अधिक सौर ऊर्जा संसाधनों का प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में पाई जाती है। और पवन भी सबसे अधिक वहाँ बहता है, यानी हवा। क्वेश्चन नंबर 20 है, जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग करने की समस्या पैदा हो गई है। यानी जल में उर्वरकों यानी खाद जैसे उर्वरकों का प्रयोग करने से जल कैसा हो गया है, अविवेकपूर्ण मतलब बिना बुद्धि के। तो कैसा हो गया है, ए नंबर जल क्रांकता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो किस खनिज को माना जाता है, सी नंबर आंसर होगा, पेट्रोलियम को रीढ़ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। तो किस प्रकार के खनिजों का उपयोग, इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम और थोरियम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है। तो किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है, एक नंबर मानव स्वास्थ्य पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा को बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं। यानी बेल्जियम में कौन से अल्पसंख्यक लोग जो समृद्ध और ताकतवर हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंच बोलने वाले लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो किन किन बातों को जोड़ा गया। तो किन बातों को जोड़ा गया, इनमें सभी हो जाएगा, ओ सॉरी, एक नंबर आंसर हो जाएगा वो इसका आंसर इनमें सभी होगा, ठीक, सॉरी यहाँ गलत प्रिंट हो गया, यहाँ हो जाएगा इनमें सभी। सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था। सरकारी नौकरियों में सिंहली की प्राथमिकता दी गई थी। बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बना अंकुश रखता है। तो कौन अंकुश रखता है, सी नंबर, अंकुश मतलब रोक रखता है, तो कौन रखता है, न्यायपालिका होगा। पोखरण, अगला क्वेश्चन है, पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किया, वह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, 27 का 1 नंबर राजस्थान। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, आप लोगों को पता है। पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। 1974 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब पहला परीक्षण हुआ। और पहला परीक्षण भी कहाँ हुआ था, राजस्थान के पोखरण में ही हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन, और पहला परीक्षण डेट आप याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होती है। तो किस पर आधारित होता है, इसका आंसर हो जाएगा जन्म दर पर। आप किस वर्ग में जन्म लेते हैं, इससे आप डिसाइड हो जाएंगे आप क्या करेंगे। अगर कोई कुम्हार में जन्म लेता है तो वह मिट्टी के बर्तन बनाएगा, ऐसा पहले अधिकांशतः आधारित होता था, वही बताया गया है। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करती है। इस प्रकार की सोच क्या कहलाती है, तो इस प्रकार की सोच सांप्रदायिकता कहलाती है। सांप्रदायिकता मतलब हो गया अपनी जो संप्रदाय में है उसको विशेष महत्व देंगे, उसे सांप्रदायिकता कहा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो किस राज्य में, केरल। और केरल भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य है, यहाँ जहाँ के सबसे अधिक लोग शिक्षित होते हैं। जितना भी कुछ अच्छा पूछे आप लोगों को केरल मार देना है, क्योंकि केरल ही सबसे टॉप है भारत में। निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है। तो किसे औसत आय कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय को भी औसत आय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित होते हैं। तो किस आधार पर विभाजित होते हैं, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। यह एज इट इज
23 के क्वेश्चन है। आप जब देखिएगा, आप कहीं से देखिए, अगर आपके के पास कोई किताब होगा या कोई सोर्स होगा तो देखिएगा वहाँ। कौन सा क्षेत्रक भारत के सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्रक के रूप में आता है? तो कौन सा क्षेत्रक? इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि। तो भारत में इतना जनसंख्या है, फिर भी आज कृषि पर निर्धारित है हम लोग। किस पर? कृषि पर। 70% लोग लगभग कृषि पर आधारित है, निर्भर हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं को दोहरे संयोग की जरूरत खत्म कर देता है? यानी जो पहले जब मुद्रा नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा। तो जब मुद्रा नहीं था तो हमें क्या करना पड़ता था? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय मतलब आप कोई वस्तु हमें दें और हम आपको कोई वस्तु उसके बदले में दें। तो इसी को कहा गया है दोहरे संयोग की जरूरत खत्म कर दी। तो किसने की? मुद्रा ने। क्वेश्चन नंबर 35 है, सामान्यतः बहुराष्ट्र कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहाँ क्या होता है? जहाँ बाजार नज़दीक हो, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, यानी कम पैसा में लेबर उपलब्ध है, उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो, यानी जिससे हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं वो कच्चा माल उपस्थित हो, तो उसी से वहीं कंपनियां अपना केंद्र चुनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने का या एकीकरण निम्न में से कौन सा सहायक होता है? कौन सहायक होता है? इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, उद्योग। सॉरी, ये क्वेश्चन का यही आंसर 36 नंबर का शायद आंसर गलत टाइप हो गया है। विभिन्न देशों और बाजारों को जोड़ने का एकीकरण में निम्न में से कौन सा सहायक होती है? तो कौन सहायक होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, विदेशी व्यापार होगा, ना कि सी होगा। सी नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ? तो किन कारणों से हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा खाद्य पदार्थ एवं खाद्य तेलों के मिलावट के कारण। क्वेश्चन नंबर 38 है, संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? तो किस प्रकार बनाया गया है? 1 नंबर हो गया, शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, अन्य जातीय समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो यह किस व्यवस्था पर आधारित है कि हम किसी भी लोग को, यानी कोई अन्य जाति या समुदाय के लोगों को अपने से भिन्न मानेंगे, यानी अलग मानेंगे। तो यह व्यवस्था 4 नंबर इसका भी आंसर गलत टाइप हो गया है। ये भी वर्ण व्यवस्था हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था 3 नंबर। वर्ण व्यवस्था में क्या होता था कि व्यक्ति को हम जिस वर्ग में जन्म लिया है उसी के अनुसार मानेंगे, जैसा कि देख सकते हैं। हाँ, इसी वर्ण व्यवस्था हो जाएगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 40 है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हितों समूहों और दबाव समूहों का मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार को सजग बनाए रखना। लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतंत्र में यहाँ यानी लोग सर्वोपरि होता है, उसमें क्या उपयोगिता होना चाहिए? लोग सजग यानी अलर्ट होना चाहिए। सजग को इंग्लिश में क्या कहेंगे? अलर्ट। यानी लोगों को भागीदारी लेना चाहिए और जब सरकार कार्य नहीं कर रही है तो उनके प्रति आवाज़ उठाना चाहिए। ये 2024 के क्वेश्चन, जैसा कि आप जानते होंगे कि 2024 से 30 क्वेश्चन प्रश्न आने लगे, और 2024 और 2025 में भी 30 प्रश्न, और 2026 में एग्ज़ाम होगा उसमें भी 30 प्रश्न आएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप में सबसे प्रभावशाली वर्ग कौन सा था जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक था? तो कौन वर्ग था? आंसर हो जाएगा कुलीन वर्ग था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1434 में प्रशा की पहल पर सीमा शुल्क संघ बना जिसे जॉलवेराइन के नाम से जाना जाता है। इस अधिकांश
इस संघ में अधिकांश कौन सा राज्य शामिल है? तो इसमें अधिकांश जर्मन का राज्य शामिल है। ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार के कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी? तो किस प्रकार की भावना उठाई थी? आंसर होगा डी, इनमें सभी एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, यानी कोई समुदाय में बंटना नहीं है, एक ही समुदाय माना। और ऑप्शन बी है, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, नया प्रतीक चुना गया अपना देश के प्रति। और स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा, यानी जो लोग एक्टिव लोग हैं, वहाँ के लोग हैं, उसके द्वारा चुना जाने लगा सरकार। 4 नंबर क्वेश्चन है, 1920 के दशक के शुरुआत में एक उग्र गोरिल्ला आंदोलन गुडेम की पहाड़ियों पर फैला गया था। गुडेम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुडेम सी नंबर भारत आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अवध किसान सभा को गठन करने का उद्देश्य क्या था? तो अवध किसान सभा को गठन करने का उद्देश्य लगान को कम करना था, और बेरोजगार को समाप्त करना था, और जमींदारों को बहिष्कार, यानी जो जमींदार बनाए गए थे उन सभी का निष्कासन यानी बहिष्कार करना था। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत से अफीम की निर्यात कहाँ किया जाता था? तो भारत से अफीम का निर्यात चीन में किया जाता था। ये सब क्वेश्चन आप लोगों के टेक्स्ट बुक पर आधारित क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। आप लोगों को बताना है कितने क्वेश्चन आप जानते थे। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया? तो किन उद्देश्यों के लिए पूरा करने के लिए? वैश्विक मौद्रिक सहयोग बढ़ावा देने के लिए, उच्च रोजगार और औसत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था, और वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना था। इसका आंसर होगा डी। जितना भी क्वेश्चन में देखिए 90% आप टोटल नहीं कर सकते, जितना में ऑप्शन रहेगा इनमें सभी, तो 90% आंसर आप लोगों का इनमें सभी जाएगा। एक दो क्वेश्चन आप होगा सकता है कि नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मशीन उद्योगों के उदय से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में रेशम और सूती वस्त्रों के उत्पादन में किस देश का प्रभुत्व था? यानी किस देश में का दबदबा था कह सकते हैं। सबसे अधिक रेशम और कपड़ा कहाँ बनाया था? तो आंसर हो जाएगा भारत में। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी? तो पहली पुस्तक बाइबिल थी। बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो पुर्तगाली मशीनरी द्वारा। ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये साइंस का क्वेश्चन है। निम्न में से कैसे साइंस का, शायद जियोग्राफी का क्वेश्चन होगा, उसमें थोड़ा साइंस मिक्स होगा। निम्न में से कौन से दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है? तो देख सकते हैं ये जैसे कि साइंस ऐड के करके जियोग्राफी का क्वेश्चन बना दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा जल। क्वेश्चन नंबर 12 है, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, विद्यमान मतलब होते हैं मतलब वहाँ उपलब्ध होते हैं, परंतु जिनका उपयोग नहीं किया गया है, वे किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं? तो वे किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं? ए नंबर हो जाएगा संभावित संसाधन माने जाते हैं, यानी उसका उपयोग भविष्य में किया जाएगा। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? शीत मरुस्थल मतलब ठंडा, शीत मतलब हो गया ठंड प्रदेश, मरुस्थल मतलब जहाँ की भूमि कुछ प्रोडक्टिव नहीं है, यानी फर्टाइल नहीं है, तो वो कौन सा भूमि है? डी नंबर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख बहुत ठंड भी रहता है, और वहाँ की भूमि बर्फ़ जमने के कारण वहाँ कुछ प्रोडक्ट उत्पन्न नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। एक आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ, तो इसमें आपको याद करने में आसानी होगी। आप लोगों के हर
साल यानी प्रत्येक वर्ष आप लोगों के एक राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है। तो इसको याद करने का ट्रिक, मध्य प्रदेश में क्या, किसी को बांधना है तो उसको कहाँ बांधें, तो इस ट्रिक याद कर लीजिएगा, बांधना है तो अगर उसका कमर में बांध देंगे तो वह व्यक्ति अधिक जल्दी से खोल नहीं पाएगा। तो इसका आंसर क्या कर दें, कमर कमर कहाँ होता है, शरीर के मध्य में। तो इससे रिलेट कर सकते हैं, बांधव कहाँ है, बांधना कहाँ है, मध्य में, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किसका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था औद्योगिक और शहरी अर्थव्यवस्था की तुलना सबसे कम विकसित होगी। तो किसका मानना था, इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। आंसर हो जाएगा नेहरू जी का मानना था, और नेहरू जी ने बहुत परियोजनाएं शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जल का महत्व संसाधन के रूप में समझाते हुए राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष बनाई गई थी। तो राष्ट्रीय जल नीति 1987 में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी पैदा की जाती थी जो अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व में प्रसिद्ध थी। यानी जो कॉफ़ी बनाया जाता था भारत में, वो सब क्वालिटी उसका बहुत विश्व में प्रसिद्धि थी। तो किस प्रकार का कॉफ़ी था, अरेबिका कॉफ़ी। क्वेश्चन नंबर 18 है, मैग्नाइट अयस्क की विशेषता क्या है। मैग्नाइट अयस्क की विशेषता यह सर्वोत्तम प्रकार का लोह अयस्क होता है। यह लगभग 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें कितना, 70% लोहा का अंश पाया जाता है। यह उत्कृष्ट चुंबकीय गुण होता है, यानी इसमें चुंबकीय गुण होता है और आसानी से खींच सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुर्मुगाओ पतन भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मुर्मुगाओ किस राज्य में स्थित है, सी नंबर हो जाएगा, गोवा में स्थित है मुर्मुगाओ। क्वेश्चन नंबर 20 है, सरकार को उत्तरदायी बनाने में निम्न में से कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सरकार को उत्तरदायी बनाने में ये नंबर जनता महत्वपूर्ण भूमिका बनाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था केंद्र सरकार राज्य सरकार और को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। यानी किस प्रकार में केंद्र जो है, केंद्र वो राज्य को, यानी राज्य को अपनी विशेष आदेश नहीं दे सकती है। तो किस प्रकार की व्यवस्था में, इसका आंसर हो जाएगा संघीय व्यवस्था में। संघ मतलब हो गया जहाँ केंद्र सर्वोपरि हो, यानी केंद्र उच्च हो वहाँ। क्वेश्चन नंबर 22 है, अमेरिकी समाज की आंतरिक समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसने उठाया। तो किसने उठाया था, ए नंबर हो जाएगा टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए आप लोगों के एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं। आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट होगा, कोई सोर्स होगा, तो आप लोग देखिए यही क्वेश्चन है, और आप लोग थोड़ा टफ भी कर लें क्योंकि यही क्वेश्चन कुछ रिपीट होंगे। लगभग 10 क्वेश्चन देखिएगा, 100 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में फिक्स है, रिपीट आराम से होंगे। 1998 में ब्रिटेन की सरकार ने नेशनल लिस्टों के बीच किस प्रकार के समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्ष ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की। तो कौन सा आंदोलन हुआ था, शांति समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व में किस प्रकार की विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है। तो किस प्रकार की विभिन्नता, इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक, धार्मिक और जातीय, ये तीनों व्यवस्था व्यापक हो चुकी है। डी नंबर इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, काशीराम के नेतृत्व में, मतलब स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में 1984 में किस पार्टी का गठन हुआ था जो आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाता है। तो किस पार्टी का, इसका आंसर हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी। क्वेश्चन नंबर 26 है, और आप लोग जितने भी राष्ट्रीय दल हैं भारत में उन सबको याद कर लिए, क्योंकि यह क्वेश्चन बनता है कि भारत में राष्ट्रीय दल
कौन कौन से हैं, उनके नाम बताइए। किसी विशेष वर्ष में उत्पादित किसी प्रकार की वस्तुओं के कुल राष्ट्रीय उत्पाद की संज्ञा दी जाती है। तो क्या संज्ञा दी जाती है? सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की संज्ञा दी जाती है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम है, यानी किसी भी वस्तु को खरीदने का माध्यम है। पहला कार्य, सबसे पहला कार्य। क्वेश्चन नंबर 28 है, सरकार द्वारा अवरोधों तथा अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ए नंबर होगा उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है? तो कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है? इनका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कृषि और संबंध क्षेत्र। भारत में 70% लोग किस पर निर्भर हैं? कृषि पर। तो सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा हो गया? कृषि। प्राथमिक क्षेत्र कह सकते हैं कृषि या प्राथमिक, जो भी कीजिए, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र के ही अंतर्गत कृषि आता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है, 24 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर, अब 2025 के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाते हैं, जैसा कि आप देखिएगा यहाँ से 2025 के क्वेश्चन शुरू होता है, और जिसमें आपको निर्देश दिया है खंड ए, सेक्शन ए के 30 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है, और प्रत्येक का 1 अंक है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, आप लोग देखे होंगे। ये क्वेश्चन एक बार और था, आप देखिएगा 2022-23 के क्वेश्चन के 4 नंबर में यही क्वेश्चन आया था। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता था, इसके अंतर्गत इटली, जर्मनी, रिवर्सलैंड और जर्मन के सुधार लाने के लिए नेपोलियन को निम्न में से कौन से कदम उठाए? तो कौन से कदम उठाए? वहाँ की प्रशासनिक विभागों को सरल बनाए। वहाँ भी प्रशासन, यानी जो शासन करता था, वहाँ डिपार्टमेंट था जो भी, वो सबको सरल बनाया। सामंती व्यवस्था को ख़त्म किया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें सभी हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो कितने राज्यों में बटा हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 7 राज्यों में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, जनवरी 1871 में वार्साय में हुई एक समारोह में प्रशा के राजा के रूप में निम्न में से किसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? विलियम प्रथम को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए मद्रास चेन्नई द फोल्कलोर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन निम्न में से किसने प्रकाशित किया था? तो किसने प्रकाशित किया था? इसका आंसर हो जाएगा नटेशा शास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, अफ्रीका में 1890 के दशक में किस नाम की बीमारी मवेशियों में फैलने लगी, जिससे वहाँ के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा? कौन सी बीमारी फैलने लगी थी? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीवीआई है, तो इसका आंसर होगा रीडर पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंग्लैंड में 1730 के दशक में सबसे पहले कारखाने खुले थे, जिसको निम्न में से किस नए युग का प्रतीक माना जाता था? तो किस युग ए नंबर हो जाएगा कपास को प्रतीक माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, छपाई क्रांति में आधुनिक विश्व को निम्न में से किस प्रकार प्रभावित किया? तो किस प्रकार प्रभावित किया? इसका आंसर है इसने वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारों को जानकारी सरल दिया। यानी कुछ देखिए, जब छपाई होगा तो वैज्ञानिक जो बाद में खोज करेंगे, अगर तो वहाँ प्रिंट हुआ होगा अगर पेपर, तो वो अगर साक्ष्य के रूप में उपलब्ध होगा, तो इससे जानकारी और वैज्ञानिकों और आविष्कारक जो आविष्कर्ता होते हैं उन सबको वहाँ की जानकारी प्राप्त करने में सरल होगा। इससे यूरोप में प्रोटेस्ट धर्म विचारों का प्रसार, यानी प्रसार मतलब प्रचार, सरल बना दिया गया। इससे राष्ट्रवाद और जनमानस के विचारों को प्रभावित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
8 है, 1870 के दशक में भारत की मातृभूमि स्तुति के रूप में वंदे मातरम, क्या क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत निम्न में से किसने लिखा? तो वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रायः ऐसा माना जाता है कि संसाधनों का विकास लोग मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं होता, बल्कि इसके विकास में निम्न में से किसका योगदान भी रहा है? तो किसका योगदान रहा है? इनमें सभी का योगदान रहा है, प्रौद्योगिकी का रहा है, प्रकृति का रहा है और संस्था का। देख रहे हैं जितना भी क्वेश्चन आ रहा है इनमें सभी, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इनमें सभी ही हो रहे हैं। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनका उपयोग, गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, ऐसे संसाधन को क्या कहलाते हैं? तो ऐसे संसाधन को विकसित संसाधन कहते हैं। तो क्या कहते हैं? विकसित संसाधन। क्वेश्चन नंबर 11 है, वनों की अंधाधुंध कटाई पर्यावरण को नष्ट करने के खिलाफ निम्न में से कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन चलाया गया था। और आप लोगों को कमेंट करना है कब चलाया था, और आप लोगों को इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी तैयार करके जाना है, क्योंकि टिप्पणी आ सकता है कि चिपको आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें 5 नंबर के क्वेश्चन में। तो आप लोगों को यह बढ़िया से कंठस्थ याद करके जाना है, ये क्वेश्चन आते हैं, संभावित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? बी नंबर राजस्थान। आपको ये क्वेश्चन याद करने का ट्रिक बना देते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ, आप देखिए थोड़ा कलर, क्या लिखा है? सरिस्का। तो सरिस्का में अगर 100 मिटा दें, 100 मिटा देंगे तो क्या बचा? रिस्का। और क भी मिटा दें तो क्या बचा? रिस्का, सॉरी रिस्क। रिस्क किसके सामने नहीं लेना चाहिए? रिस्क राजा के सामने नहीं लेना चाहिए। राजस्थान में स्थान हटाएंगे तो क्या बचेगा? राजा। रिस्क किसके सामने नहीं लेना चाहिए? राजा के सामने। राजा के सामने आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो रिलेट कर लीजिएगा कि राजा के सामने हमको रिस्क नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कलर चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से एक प्रकार का रसायन निकाला जाता था जिसका प्रयोग कैंसर रोगों के उपचार के लिए किया जाता था। उस रसायन निम्न में से क्या है? यानी जो पेड़ से निकाला जाता है उस रसायन का नाम क्या है? टैक्सोल है, जो कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग होता था। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है, वह प्रतिदिन घटता जा रहा है, इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है। इस प्रकार इसका प्रमुख कारण निम्न में से किसे माना जाता है? यानी जो नदियाँ हमारी प्रदूषित हो रही है, जल स्तर धीरे धीरे घट रहा है, सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो बढ़ती जनसंख्या एक मेन फैक्टर है, कृषि में आधुनिकीकरण ये भी एक फैक्टर है, और ये औद्योगिक से जैसे कुछ कपड़ा यानी कचरा, मल, अपशिष्ट ये सब निकलता है तो डायरेक्ट नदियों में हम बहाव कर देते हैं, जिससे नदियाँ प्रदूषित हो रही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो पालर पानी वर्षा जल के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोनाजाइट रेत निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? कौन सा खनिज पाया जाता है? ये नंबर थोरियम। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म लोअयस्क, मयूरभंज और केंदुझर, क्या पूछा है? मयूरभंज और केंदुझर जिलों में पाया जाता है। वह स्थिति बादाम पहाड़ों खदानों से निकाला जाता है। मयूरभंज और केंदुझर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका ट्रिक आप बना दीजिए। तो इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा मतलब उड़ीसा, आप उड़ीसा लिखिएगा। चलिए थोड़ा इसका भी ट्रिक बना देते हैं। उड़ीसा, तो उड़, क्या इसका बना लिए? उड़। मयूर मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं? मयूर मतलब होता है मोर, मयूर को ही मोर कहते हैं। तो मोर क्या हो गया? उड़ गया। तो इसका ट्रिक क्या हो गया? मोर उड़ गया।
मोर उड़ गया। मयूर को हम कैसे याद कर सकते हैं? मयूर, मयूर मतलब होता है मोर, मोर उड़ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 18, उद्योगों की स्थापना संभावित जटिल है, यानी उद्योग की स्थापना एक जटिल प्रक्रिया है। उनकी अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? कच्चे माल की उपलब्धता एवं भूमि को, यानी कच्चा माल और उपलब्धता भूमि होने चाहिए। श्रम और पूंजी होने चाहिए, यानी जो लेबर और आपके पास पूंजी होने चाहिए। किसी भी आप उद्योग शुरुआत करना चाहते हैं। संचार और बाजार, संचार यानी बातचीत का माध्यम, और बाजार नज़दीक होना चाहिए। ये सब सभी फैक्टर उद्योग को जटिल बनाने से रोकता है। अगर ये सब उपलब्ध होगा तो आसानी से उद्योग स्थापित कर सकते हैं। निम्न में से कौन राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है? तो कौन सी राजनीतिक स्थिरता बनाए, यानी राजनीतिक स्थिर रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या बोलते हैं हम भी, सत्ता का बंटवारा। क्वेश्चन नंबर 20 है, जब श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया तो यह टकराव किस रूप में परिणत हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा गृह युद्ध हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब कोई बड़ा देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान रखते हुए राज्यों का गठन करता है, फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता बंटवारा करता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? संघीय शासन व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सभी धर्मों में वर्णित निम्न में से किस प्रकार का कानून महिलाओं से भेदभाव करता है जिसे महिला आंदोलन की मांग की है? सरकार को इन कानूनों को समानात्मक मूलक बनाने के लिए बदलाव करना चाहिए। तो क्या, कौन सा कानून बदलाव करना चाहिए? पारिवारिक कानून। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में चुनाव के बाद जब किसी भी दल में बहुमत प्राप्त नहीं होता है, यानी कोई भी दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है और वह आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं, इस प्रकार में बनने वाली सरकार को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या कहा जाता है? गठबंधन का सरकार। जैसे हम लोग का अभी केंद्र में कैसा सरकार है? गठबंधन का, जिसमें क्या है? बीजेपी प्लस एनडीए है, दोनों ने मिलकर सरकार बनाया। बीजेपी केवल अपने, यानी बीजेपी अपने से सरकार नहीं बना पाई, तो एनडीए उसी के समर्थन के साथ सरकार बनाई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता किस बात की होती है? तो लोकतंत्र में इनमें सभी देश की एकता और अखंडता बनाए रखना, राजनीतिक दलों का दुरुपयोग, इस सब बात की चिंता होती है। महंगाई, बेरोजगार जैसी समस्याएं, इन सभी की बात की चिंता होती है। डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, हमारे देश भारत का विकासात्मक लक्ष्य निम्न में से क्या होना चाहिए? तो हमारे देश का विकासात्मक लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, यानी जो व्यक्ति आज हम लोग के भारत में रह रहा है उन सबके आय में वृद्धि हो। साक्षरता स्तर में वृद्धि हो, यानी जो भी हम लोग के यहाँ लोग रह रहे हैं उस सब में साक्षरता यानी शिक्षा वृद्धि हो। लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति सुधार हो, जैसे कि हम लोग जानते होंगे कि दिल्ली में कितना प्रदूषण रहता है, तो उसमें स्थिति सुधार हो। यह हमारे देश की विकासात्मक लक्ष्य यही होने चाहिए, लेकिन इसके विपरीत हम लोग के देश में हो रहा है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इससे किस क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है? तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र। तो प्रोडक्ट द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसे विनिर्माण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करते आवश्यकताओं को वस्तु विनिमय की जरूरत को खत्म कर देती है? कौन खत्म कर देती है? सी नंबर हो जाएगा मुद्रा। ये सब जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी इन सबको खत्म करती है। आप पैसा दीजिए और सामान खरीद लीजिए, और पहले क्या होता था? वस्तु दीजिए उसके बदले आपको वस्तु मिलेगा।
अगर हमको धान चाहिए तो आपको कुछ देना होगा उसके बदले, तो आप दे सकते हैं गेहूँ और कुछ जो हमें ज़रूरत है। इसीलिए बैंकों खाता में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है। इसलिए इस जमा को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? 2 नंबर हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा मांग जमा। पहला होता है मांग जमा और दूसरा होता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट जो पैसा आप फिक्स करते हैं कुछ वर्ष के लिए, और दूसरा होता है मांग यानी डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट तो उसमें क्या होता है, आप कभी भी अपने बैंक से पैसे उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, नई आर्थिक नीति जिसे उदारीकरण व वैश्वीकरण के नाम से भी जाना जाता है, इसका प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य इनमें सभी है। आर्थिक विकास दर को बढ़ाना है, आर्थिक विकास दर को बढ़ाना है, विदेशी मुद्रा भंडारण का निर्माण करना है, व्यापार में लगे प्रतिबंधों को हटाना है। क्वेश्चन नंबर आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ से आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध निम्न में से किस प्रकार का अधिकार प्रदान किया गया है? तो किस प्रकार का अधिकार प्रदान किया गया है? सी नंबर होगा क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। यहाँ से आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आप इसको करके जाइए, लगभग 10 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन सकते हैं। और चलिए मिलते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।